Today we will discuss about commercialization of agriculture. All of you know should know that हमारे देश में इससे पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पज जो था वो था घर का खर्च चलाना। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कटेज इंडस्ट्री थी। लोग अपने खुद के लिए खुद काम करते थे, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते थे, वो खुद के लिए करते थे। अगर वो अनाज उगाते थे तो खुद के लिए, थोड़ा बहुत अगर सरप्लस हो जाता तो वो जरूर बार्टर सिस्टम होता था, अनाज के बदले दूसरी चीजें वो ले लेते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में यहाँ पे कमर्शलाइजेशन हुआ। ये चीजें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पहले से ही थी, जो उन्होंने यहाँ भी चालू करी। उन्होंने यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी उसका सिस्टम ही बदल दिया। एक तरीके से अच्छा भी था ये। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की उन्होंने किया था, उन्होंने अपने पर्पज के लिए, अपने फायदे के लिए, बट उसका जो रिजल्ट जो निकला वो सबसे मेन रिजल्ट ये था कि हमें उस चीज के बारे में पता चला, इंट्रोड्यूस हुए और हमारे यहाँ पे वो सेटअप हुआ। सो डिस्कस करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द British not only changed the existing land revenue systems of the country. पहले हमारे यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी, राजा नवाब हुआ करते थे, उनकी छोटी छोटी रियासतें थी और उनसे क्या होता, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था। लेकिन अंग्रेजों ने ये चार जो रेवेन्यू सिस्टम जो लेके आए उससे रेवेन्यू सिस्टम बदल गया, but also changed drastically the nature of production and items produced. नेचर ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, नेचर ऑफ प्रोडक्शन वो भी बदल दिया, प्लस में गुड्स। पहले क्या होता था, कपास, गेहूं, चना ये सब होते, मतलब सीरियल्स, अनाज वगैरह ये सब होते थे, लेकिन इन्होंने वो बिल्कुल अलग ही कर दिया। अर्लियर, पहले द विलेज प्रोडक्शन वाज मीन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। पहले एक गांव के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उसका मतलब था कि गांव की जरूरतें पूरी हो जाए, सिर्फ गांव की। कोई मंडियां वंडियां नहीं होती थी, मंडियों में नहीं जाना होता था, प्रॉफिट के लिए कोई नहीं एग्रीकल्चर करता था। बट द ब्रिटिश नाउ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द मार्केट। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे खेती करवाना शुरू किया मार्केट के लिए। इससे पहले हम अपना प्रोडक्शन मार्केट में नहीं ले जाते थे, अपने गांव तक सीमित रखते थे और गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोडक्शन वाज टू सेल द गुड्स इन द मार्केट। अब यहाँ पे खेती जो है वो कमर्शियल हो गई थी, उसका व्यापार होने लगा और मार्केट में गुड्स को बेचा जाने लगा। अंडर दिस सिस्टम, the objective of this production was to sell the goods in the market. ये जो खेती जो हो रही थी, इसका मेन मकसद जो था वो था मार्केट में प्रोडक्शन को बेचना। अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के अंडर द पीजेंट्स स्टार्टेड ग्रोइंग सम स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स। कुछ विशेष फसलें उगाने स्टार्ट कर दी। दिस सिस्टम वाज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और इसे कहा गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बात आती है कि पहले हम लोग खाने के लिए उगाते थे या फिर अपनी डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए, अभी हम लोग मार्केट के लिए उगाने लगे। इसी को कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मार्केट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेल इन द मार्केट इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कमर्शियलाइजेशन की डेफिनेशन हो जाती है। समझ में आई बात? अच्छा, हमारे देश में जो इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप नहीं हुई थी अभी तक,
वहां यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कटेज इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इवन नॉट ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन बट ऑल्सो दे वर यूजिंग मशीन्स, इंजन का आविष्कार हो चुका था। इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक रिवोल्यूशन आ गया था, एक क्रांति आ गई थी। टाइम कम हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, इससे रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। रॉ मटेरियल के लिए ब्रिटिश जो थे वो अपनी कॉलोनीज, जो कॉलोनियल जो कंट्री थे उनके उन वहां से अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड नीड्स फॉर रॉ मटेरियल के लिए इंग्लैंड की जरूरत थी इंक्रीज बढ़ गई। हेंस इस प्रकार से द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया स्टार्टेड बीइंग गवर्न्ड बाय द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इस प्रकार से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां जो है भारत में, वो कैसे चालू हो गई, ब्रिटिश की इंडस्ट्री की जरूरतों के अकॉर्डिंग। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि हमारे इंडियन जो पीजेंट्स है वो कंपिटेबल है कि नहीं है उस चीज के लिए, बल्कि वो ब्रिटेन में किस चीज की जरूरत है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को किस चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कल्टीवेशन करवाने लगे। Hence, the area of cultivation of such cash crops as indigo, cotton, tea, opium, jute expanded. हमारे देश के लोगों को किस चीज की जरूरत है, कौन सी फसल की जरूरत है, इसके आधार पे खेती नहीं होने लगी। अब होने लगी किस आधार पे, ब्रिटेन में की इंडस्ट्रीज को किस चीज की जरूरत है उसके आधार पे यहाँ पे खेती होने लगी। और यहाँ से वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो कहाँ ले जाया जाता था, ब्रिटेन लेके जाया जाता था। और उसमें कौन कौन सी कैश क्रॉप्स, नगदी फसलें, इंडिगो, नील, इंडिगो क्या होती है, नील होती है, कॉटन कपास, टी चाय, ओपियम जो होती है वो अफीम होती है, और जूट, ये सब इनकी ये जो है इनका दायरा बढ़ गया, ये फसलें ज्यादा उगाई जाने लगी। प्लांटेशन वाज कंप्लीटली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब चलो बढ़ गया, इससे इंडियन जो कल्टीवेटर्स थे उनको मुनाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि जो प्लांटेशन जो था भाई कहाँ पे क्या उगना है और कौन उगाएगा और किस रेट में हमें देगा, वो सब फिक्स था। और वो फिक्स कौन करता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स करते थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। द इंडियन पीजेंट्स वर पेड वेरी लिटिल वेजेज। भारतीय किसान अपनी ही जमीन के ऊपर मजदूर बन के रह गए थे, उनको बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता था। The owners of the plantations called the planters were all Englishmen. यहाँ पे जितनी भी जमीनें थी वो सब इंग्लिश के हाथ में थी, और जो इन कैश क्रॉप्स को उगवाते थे यहाँ पे, इंडिगो, कॉटन, टी, ओपियम, जूट, ये सब उगवाते थे यहाँ पे, प्रोडक्शन करवाते थे, उनको प्लांटर्स कहा जाता है। वो सारे के सारे क्या थे, इंग्लिशमैन थे। वो एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट वेरी मच। यहाँ पे से भारतीय किसान जिनके पास उनकी खुद की जमीनें होती थी वहां से उनको हटा दिया गया, और हटाने के बाद वहां से उनको हटाने के बाद वो जमीनें जो है वो इंग्लिश मैन जो थे, प्लांटर्स जो थे, उनके हाथ में आ गई, और उन्होंने हमारे इंडियन पीजेंट्स का काफी शोषण किया। उसमें एक जो कैश क्रॉप थी उसमें इंडिगो, उसने काफी तूल पकड़ा। ये कैश क्रॉप क्या थी, हाँ तो देखिएगा, अब यहाँ पे एक जो अहम जो फसल आती है वो आती इंडिगो। मैं इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा डिटेल से, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली इंडिगो जो है वो क्या, नील है। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था, और मिस्टर महात्मा गांधी, उन्होंने हमारे देश की जो राजनीति है उसमें पदार्पण किया था इस इंडिगो रिवोल्ट से ही। बेसिकली क्या था ये, इंडिगो एक नेचुरल डाई होती है जो काम आती है किसके, कलरिंग के काम आती है।
बहुत ज्यादा डिमांड थी इंग्लैंड में इसकी। इसका नुकसान क्या था इसका कि जहां पे ये फसल उगा दी जाती है वो जमीन हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाती है, हमेशा के लिए उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और इस कारण से ब्रिटेन वाले क्या थे, समझदार थे, वो अपने खेतों में तो ये उगाते नहीं थे। उन्होंने सोचा कॉलोनियल कंट्रीज जो है उनकी जमीनों को बर्बाद कर देते हैं, तो उन्होंने उनकी जमीनों को क्या किया, हमारे इंडियन पीजेंट जो थे उनकी जमीन के ऊपर इंडिगो उगवाना स्टार्ट किया। और क्या मिलता था उनको, बहुत कम पैसा मिलता था। और इस कारण से उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक तो उनको लेबर कम मिल रही थी, वेजेज कम मिल रहे थे, दूसरा उनकी जमीन जो है वो डेड हो रही थी। और इस कारण से क्या हो रहा था, वो उन्होंने क्या किया था, बंगाल के अंदर स्पेशली इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के अंदर। ओके।